तो अब पार्ट 4 की बात करेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के बारे में। कंसीडर करते बच्चों परमानेंट डायपोल मोमेंट पी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई में रखा है। और अपन देखेंगे कि जो यहाँ पे फोर्स है क्यू ही है और माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू लग रहा है। जो नेट फोर्स होगा डायपोल में जीरो हो गया यदि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब देखो जो चार्जेस होते हैं सेपरेटेड होते हैं, जो फोर्स होता है वो एक्ट करेगा डिफरेंट पॉइंट में जिसमें टॉर्क लगेगा डायपोल पे। जब नेट फोर्स जीरो है तो जो टॉर्क होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स से, जो कि मल्टीप्लाई होगा आर्म ऑफ द कपल से, जो कि डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल सर्फेसेस है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा, -2 की वजह ई साइन थीटा। इस डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, जो कि कमिंग आउट होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा वो पी साइन थीटा होगा, जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द पेपर होगा। टॉर्क पी क्रॉस ई होता है। जो टॉर्क होता है वो अलाइन होता है डायपोल में विद द फील्ड ई। जब प्ले पी अलाइन होता है ई के साथ तो टॉर्क जीरो होता है। यदि फील्ड नॉट यूनिफॉर्म है तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो नॉन जीरो होगा और जनरल टॉर्क भी सिस्टम में होगा। जो जनरल केस इन्वॉल्व होता है कंसिडर करते हैं सिंपली सिचुएशन यहाँ पी पैरेलल टू ई है या एंटी पैरेलल टू ई है। बच्चों आइदर केस में जो नेट टॉर्क है जीरो है, लेकिन यहाँ पे जो नेट फोर्स है डायपोल पे वो ऑफ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नॉट, यहाँ पे नेट फोर्स होगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट यूनिफॉर्म है। बच्चों जिसे देखो कि जब P पैरेलल टू E होगा तो डायपोल का नेट फोर्स होगा डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड पे। जब P एंटी पैरेलल टू E होगा जो नेट फोर्स होगा डायपोल का वो डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड में होगा। जनरली जो फोर्स होता है वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू E। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में। एक कॉम्ब रन होता है ड्राई एयर में जो कि अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर को। जो कॉम्ब होता है वो एक्वायर करेगा चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, बट पेपर चार्ज नहीं होता है। जब अपन एक्सप्लेन करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स को तो अपन क्लू लेते हैं प्रीसीडिंग डिस्कशन थे कि जो चार्ज कॉम होता है वो पोलराइज करता है पीस ऑफ पेपर को, दैट इज इंड्यूस करेगा नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फर्दर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कॉम वो यूनिफॉर्म नहीं है तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ फील्ड मेक करता है डायपोल, जो कि एक्सपीरियंस करेगा नेट फोर्स। इस सिचुएशन में अपन देखते हैं कि जो पेपर होता है वो मूव करता है डायरेक्शन ऑफ कॉम्ब में, जिधर डायरेक्शन ऑफ कॉम्ब होगा उधर ही पेपर मूव करेगा बच्चों। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अपन ने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखना है जिसमें डिस्क्रीट चार्ज होगा, रीजन होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। डिस्क्रीट चार्ज में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा और यहाँ पे कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरी पर्पस में ये इनप्रैक्टिकल है टू डिस्क्रीट चार्जेस करना, वर्क करना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर में ये इम्प्रैक्टिकल टू स्पेसिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट। ये मोर फिजिबल होगा। कंसीडर करेंगे कि एलिमेंट डेल्टा एस सर्फेस ऑफ द कंडक्टर में, ठीक है, बिग होगा, इंक्लूड वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और स्पेसिफाई करेगा चार्ज डेल्टा क्यू होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा तो सिग्मा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस होगा। डिफरेंट पॉइंट ऑन द कंडक्टर अराइव होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन सिग्मा होगा जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे बच्चों। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसे डिफाइंड इग्नोर करेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। और डिसकॉन्टिन्यूटी होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में माइक्रोस्कोपिक लेवल में। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है माइक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सेंस होगा स्मूथ एंड होगा। एवरेज होगा माइक्रोस्कोपिक चार्ज डेंसिटी का ओवर एलिमेंट डेल्टा एस जो भी होगा लार्ज जो यूनिट होता है सिग्मा का वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा होगा जो कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल होगा। डेल्टा एल स्मॉल एलिमेंट ऑफ फायर होगा माइक्रोस्कोपिक स्केल में जो कि इंक्लूड होगा लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट। डेल्टा क्यू का चार्ज कंटेंट होगा, जो यूनिट ऑफ लैम्डा होगा कूलाम पर मीटर होगा। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो डिफाइंड होता है रो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा क्यू क्या है चार्ज माइक्रोस्कोपिक स्मॉल वॉल्यूम, डेल्टा वी क्या है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट। जो यूनिट ऑफ रो होगा कूलम पर मीटर क्यूब होगा। जो नोटेशन होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिमिलर होता है कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिक्स के। अपन रिफर करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को अपन रिफर करेंगे। माइक्रोस्कोपिक रेफर टू माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी और रिगार्ड करते हैं कॉन्टिन्यूस फील्ड और इग्नोर करेंगे डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन को। जो फील्ड होता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेंड होता है सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस से। सपोज करो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्प्लेसमेंट में चार्ज डेंसिटी रो है तो कन्वेंशन ओरिजिन ओ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट क्या है आर है। जो चार्ज डेंसिटी होगा रो वेरी करेगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फंक्शन ऑफ आर होगा। डिवाइड करेंगे स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी से जो चार्ज होगा वो डेल्टा वी इज रो डेल्टा वी होगा। और कंसिडर करेंगे जनरल पॉइंट को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 1 के रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप होगा। आर कैप डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एलिमेंट एंड पी होगा। आर क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा डायरेक्शन फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट टू पी। और सुपर पोजिशन से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम एलिमेंट। बच्चों यहाँ पे रो आर आर डैश ये वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मेथड में अपन डेल्टा वी टेंस टू जीरो लेंगे, जो सम होगा वो इंटीग्रल होगा। ओमिट करेगा डिस्कशन हियर सिंपलिसिटी सॉर्ट यूजिंग कॉलम लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन होता है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस या पार्ट डिस्क्रीट या पार्ट कॉन्टिन्यूस से, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे टोटल फ्लक्स है जो कि इनक्लोज करेगा पॉइंट चार्ज सेंटर को, डिवाइड करेंगे स्फीयर को स्मॉल एरिया एलिमेंट जो कि फिगर में दिखाया गया। जो फ्लक्स होगा डेल्टा एस से वो होगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एस
कॉलम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिंगल चार्ज यूनिट वेक्टर होगा अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू द एरिया एलिमेंट, यहाँ नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है। एरिया एलिमेंट होगा, डायरेक्शन होगा डेल्टा क्यू के क्यू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट वेक्टर वो 1 होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो ऑप्टेंट होगा, ऐड करेंगे फ्लक्स ऑफ डिफरेंट एरिया एलिमेंट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, तो अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखो एरिया एलिमेंट है स्क्वायर का, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। जो टोटल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो जनरल रिजल्ट है जिसको अपन गॉस लॉ कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में क्या होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या होगा टोटल चार्ज इनक्लोज बाई एस होगा। यह इंप्लाई करता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू जो क्लोज सरफेस वो जीरो होता है यदि कोई भी चार्ज इनक्लोज ना हो सरफेस के द्वारा, ठीक है। सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और अपन कंसीडरिंग करें क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस को, एक्सिस पैरेलल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो टोटल फ्लक्स है सरफेस वो phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 phi 3, phi 1 phi 2 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स को थ्रू द सरफेस 1 एंड 2, ठीक है। phi 3 फ्लक्स है कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द क्लोज सरफेस जो नॉर्मल टू द सरफेस है, एवरी पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर टू ई है। जो डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स है phi 3 0 है, जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो अलोंग ई है और जो आउटवर्ड नॉर्मल 1 है वो अपोजिट टू ई है, इसीलिए यहाँ पे S1 S2 S के बराबर हो, S1 एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, टोटल फ्लक्स कितना है 0 है, एक्सपेक्टेड बाय गॉस लॉ। जब तुम देखोगे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस वो 0 होगा। अपन यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि टोटल चार्ज जो होता है क्लोज सरफेस में वो 0 है। जो ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है वो जनरली नहीं होता, सिंपल केसेस के लिए कंसीडर करते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लॉ के रिगार्डिंग। गॉस लॉ ट्रू होता है क्लोज सरफेस के लिए, ये जरूरी नहीं है कि उसका शेप और साइज कैसा हो। जो टर्म क्यू होता है राइट साइड में गॉस लॉ का वो इंक्लूड होता है सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड बाय सरफेस, जो चार्ज होगा वो लोकेटेड हो सकता है इनसाइड एनीवेयर सरफेस के। सिचुएशन में जब सरफेस को चूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ चार्ज इनसाइड और कुछ आउटसाइड होते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं whose flux appear on the left side is due to all charges होता है both inside and outside। जो टर्म क्यू होता है राइट साइड ऑफ गॉस लॉ वो रिप्रेजेंट करता है ओनली टोटल चार्ज इनसाइड एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों सरफेस की वजह से होता है, लेकिन जो टोटल चार्ज होता है वो केवल अंदर वाले का ही देखेंगे। उसके बाद बच्चों ये फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो सरफेस जो अपन चूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में उसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। तुम चूज करो कोई भी गॉसियन सरफेस और अप्लाई करो गॉस लॉ को, ठीक है। और डिस्कस करेंगे तो डिस्क्रीट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस वेल डिफाइंड नहीं होगा, लोकेशन ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस होता है वो पास करता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। गॉस लॉ यूजफुल होता है मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब सिस्टम सब सिमेट्री हो, ये फैसिलिटेटेड होता है सुटेबल गॉसियन सरफेस से। गॉस लॉ बेस्ड होता है इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑफ डिस्टेंस, जो भी कंटेंट होता है कूलम्ब्स लॉ में। कोई भी वायलेशन जो होता है गॉस लॉ का वो इंडिकेट करेगा डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चों। तो गॉस लॉ किस पे बेस्ड है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस पे, जो कि कंटेंट करेगा कूलम्ब्स का। जो कोई भी वायलेशन हो गॉस लॉ का तो इंडिकेट करेगा डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बच्चों जो सरफेस अपन चूज करते हैं उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब चूज करोगे गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई करो गॉस लॉ तो जो गॉसियन सरफेस होता है डिस्क्रीट चार्ज का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्क्रीट चार्ज होगा जो कि वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और अपन फ्लक्स देखते हैं ड्यू टू इनसाइड चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्जेस की वजह से होता है। और बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि ओपन एप्सिलॉन नॉट, और ये बताते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से 0 होगा यदि उस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज ना प्रेजेंट हो। तो बच्चों यहाँ पे अपना 5th पॉइंट हो गया है। अब अपना एक लास्ट नेक्स्ट टाइम में अपन 6 पार्ट को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।